हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज की हमारी यह वीडियो हिंदी भाषा और उसका विकास टॉपिक पर आधारित है। आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास संबंधी बातों को करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ। तो आप देखते रहिए हमारा यह वीडियो, साथ में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा और उसका विकास, अर्थात हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, उसका विकास कैसे हुआ। तो आइए करते हैं आज इस टॉपिक पर चर्चा। हिंदी भाषा का विकास, वर्गीकरण, कुछ चीज़ें पहले की गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। आप इसको ध्यान देंगे कि यह इंडो यूरोपियन भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा का उद्भव। देखिए, हमने बात की भारोपीय परिवार की, तो भारोपीय परिवार भारत में बोलने वालों की संख्या 73% है और द्रविड़ बोलने वालों की संख्या 25 है, ऑस्ट्रिक बोलने वालों की 1.3 है, चीनी तिब्बती बोलने वालों की केवल 0.7% है। तो आइए आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है। इसका मतलब यह होता है कि संस्कृत आर्य भाषा है और यह सबसे पुरानी भाषा है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी की उत्तराधिकारिणी हिंदी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी की उत्तराधिकारी संस्कृत है। हिंदी संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई है, लेकिन उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है वह देखेंगे। संस्कृत सबसे प्राचीन लैंग्वेज है, उससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आर्य परिवार की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। देखेंगे किस प्रकार से। नंबर 1 है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक है। ईस्वी पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। नंबर 2 है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। देखेंगे ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस बात को ध्यान देंगे, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। हमें सबसे पहले संस्कृत में जो ग्रंथ प्राप्त होता है वह ऋग्वेद है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत आदि लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। तत्सम का मतलब आप सब जानते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। उसके बाद देखेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा काल।
मध्य भारतीय आर्य भाषा काल अभी आपने देखा था 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, तो इसको हम देख लेंगे। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 3 भाषाएं विकसित हुई। नंबर 1 पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। तो देखेंगे पाली भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 1 ईस्वी तक, और प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चलती है। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है, यह बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य सबसे ज़्यादा लिखा गया, देखिए लिखा हुआ है बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटकों के नाम हैं सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत से हटके थी, इसलिए यह पंडितों में नहीं बोली जाती थी। उस समय पंडित जो थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए प्राकृत भाषा को उन्होंने साहित्य में स्थान नहीं दिया। संस्कृत जो नाटक थे उसमें जो अधम पात्र थे वह इस बोली का प्रयोग करते थे। किसका? प्राकृत भाषा का। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा के प्रमुख 5 भेद थे। सौरसेनी प्राकृत, पैचासी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत। तो ये 5 भाग जो है वह प्राकृत के थे। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। इस भाषा को अवहट, देश भाषा, देसी भाषा आदि नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। पंडित का अर्थात इधर पर केवल पंडित से ना होके यहाँ पर विद्वानों से है। अपभ्रंश का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में 3 मत हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास हुआ। आपने देखा था कि अपभ्रंश वैसे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी गई है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए उसे काव्योपयोगी भाषा बताया है। देखिए क्या था कि विद्वान जो थे वह अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप मानते थे, विभत्स रूप मानते थे, इसलिए उसका प्रयोग अपने काव्य में नहीं करते थे, अपने साहित्य में नहीं करते थे। किंतु यहाँ पर भामह ने उसको काव्योपयोगी माना है। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, जैसे कि अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी बताया गया है। आपका प्रश्न यह जरूर बनता है कि यह 1200 ईस्वी तक कैसे हुआ। देखिए किसी भी भाषा को बनने और किसी भी भाषा को बदलने में एक दिन का समय नहीं लगता, कई वर्ष लग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर 1200 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का प्रयोग चलता रहा। यद्यपि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कुछ काल तक बाद में भी अपभ्रंश का प्रयोग होता रहा। आप जानते हैं कि 1000 ईस्वी से आदिकाल प्रारंभ माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास से, हर्षवर्धन के आसपास से, 993 से आदिकाल माना जाता है। हिंदी साहित्य का विकास प्रारंभ हो गया था। किंतु ऐसा तो नहीं है कि अपभ्रंश अगर कह दिया कि 1000 ईस्वी में बंद हो जाएगी तो रुक जाएगी, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए 1200 ईस्वी तक अपभ्रंश चलती रही और 1000 ईस्वी से हिंदी का प्रयोग साहित्य में होने लगा था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ था। जिस आज खड़ी बोली का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विकास जो है अपभ्रंश से हुआ था।
अपभ्रंश भाषा से हुआ है। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। देखिए, आप लोग मुझे गलत ना साबित करें। हिंदी की जननी आप कह रहे होंगे कि संस्कृत है, किंतु हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है, लेकिन जननी अपभ्रंश है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इसका विवरण निम्नवत है। देखिए, कहीं पर आप लोगों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बताई हैं। कहीं पर विद्वान आपको बताएंगे कि संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ, संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। कहीं पर आपको बताया जाएगा कि अपभ्रंश भाषा हिंदी की जननी है। समझने वाली बात है, विद्वानों ने अलग अलग मत अपने प्रस्तुत किए हैं। मेरा मानना है कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी मानना चाहिए। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप क्या हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, पचासी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। देखेंगे हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, इसे जानने के लिए हमें देखना होगा सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसको ध्यान से देखेंगे, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी गुजराती का विकास हुआ। बाकी आप सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी, जो आज हम हिंदी बात कर रहे हैं, जो हम हिंदी आज बोलते हैं, वह खड़ी बोली हिंदी है और उसका विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो क्षेत्रीय रूपांतरित जो हैं ये आपके सामने हैं। उसके बाद देखेंगे हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं का क्रमिक विकास को निम्न रूप से समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले आई वैदिक संस्कृत, फिर आई संस्कृत, फिर आई पाली, फिर है प्राकृत, फिर है अपभ्रंश, फिर आई हिंदी एवं आधुनिक आर्य भाषाएं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी से हुई है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पश्चिमी हिंदी से किस प्रकार से इसका विकास हुआ है। आज हम यहीं तक देखेंगे। दोबारा से कुछ लाइनें में कुछ पंक्तियां रिपीट कर रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है। संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से चलती है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत, उसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। और उसके बाद पाली का विकास होता है। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से फिर 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा चलती है और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास होता है। उसके बाद 1000 ईस्वी के बाद हिंदी का विकास होता है। हिंदी में आज जो हम बोली बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, वह खड़ी बोली है। जिसको आज हम हिंदी कह रहे हैं वह खड़ी बोली हिंदी है। इससे पहले ब्रज भाषा और अवधी भाषा ने अपना स्थान भाषा के रूप में बनाया था। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश का सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आज का यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप उसे साझा करें कमेंट के माध्यम से। और ये मेरे इस YouTube चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।